Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our unit number 7 जो कि हमारी पेपर 2 की है कॉमर्स की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो हमने उसमें लास्ट लेक्चर्स में कवर किया था बेसल्स. तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर नॉर्म्स इन इंडिया. जो नॉर्म्स होते हैं ना वो इन इंडिया में क्या थे. तो ये हमारी यूनिट नंबर 7 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए. और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो फ्रेंड, नॉर्म्स इन इंडिया. जो हमने नॉर्म्स इन इंडिया, जो बैंकों के द्वारा, जो बैंक्स के द्वारा, जो आरबीआई जो रेगुलेट करती है सारी बैंकों को, सेंट्रल बैंक इन सबको, जो आरबीआई के अंडर जितनी भी बैंक्स है उनको जो रेगुलेट करती है, तो उनके लिए कुछ उसने नॉर्म्स बनाए थे. कुछ नॉर्म्स हमारे इंडिया में भी थे जो उनके लिए कुछ नॉर्म्स रेगुलेट किए गए थे कि वो उन्हें फॉलो करे, ताकि उनका जो बैंकिंग सेक्टर बिजनेस है इट विल ग्रो अप एंड वो एक अच्छी तरह से चलेगा. तो जो कैपिटल नॉर्म्स क्या होता है, द कैपिटल नॉर्म्स रिकमेंड्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. उन्होंने क्या बोला, क्या नॉर्म्स था, क्या रूल थे कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो कितना होना चाहिए. जो कैपिटल, हमें वो कैपिटल जो एट द टाइम ऑफ डेफिशिएंसी या कुछ लॉस को सफ़र करने के लिए हमें उस वक्त हमारे हाथ में कितना कैपिटल होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर के पास, तो वो कितना होना चाहिए 8%. उसने 8% दिया गया था इंटरनेशनली. कितना था इंटरनेशनली था, नॉट फॉर ए सिंगल कंट्री, ये सबके लिए था जो जो मेंबर कंट्रीज थी. तो ये 8% था. वाइल इन इंडिया में कितना था, ये 9% था. इंडिया का नॉर्म्स क्या था, 9% था कि 9% CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंडिया को मेंटेन करना ही पड़ेगा. तो CR क्या होता है, इज ए रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल. ये बैंक का वो ही बैंक के कैपिटल का ये वो हिस्सा है कैपिटल का टू इट्स रिस्क, ताकि वो उस जो आने वाली रिस्क को भरपाई कर सके कि कोई भी रिस्क आए फ्यूचर में, तो अपने उस कैपिटल में से वो 9% इंडिया रखेगी CAR के तौर पे. तो दिस कैपिटल इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3, जो कि हम आगे स्टडी करने वाले हैं. तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, ये जो हमारे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स इंक्लूडेड डिफरेंट कंसेप्ट. इसमें कौन कौन से कैपिटल आते हैं. टायर 1 में कैपिटल कौन से, टायर 1 में कौन सा कैपिटल आता है कि जो बैंकिंग सेक्टर को फॉलो करना. तो कैपिटल विच इज़ फर्स्ट readily available to protect the unexpected losses is called as tier 1 capital. आप क्या समझे, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, जिस लॉसेस को हम जानते ही नहीं है, उन लॉसेस को उन कवर करने के लिए हमें टायर 1 के कैपिटल को, उसे टायर 1 कैपिटल कहा जाता है. कि जो लॉसेस हमें पता ही नहीं है, कोई कभी भी वी कांट प्रेडिक्ट, हम उनके बारे में फोरकास्ट नहीं कर सकते, उन लॉसेस को कवर करने के लिए दैट इज़ आवर टायर 1 कैपिटल. इट इज़ ऑल्सो, उसे क्या बोलते हैं, कोर कैपिटल भी बोला जाता है. तो टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ पेड अप कैपिटल होता है और ये स्टैट्यूटरी रिजर्व. पेड अप कैपिटल और ये स्टैट्यूटरी रिजर्व जो कि हमारे पास होते हैं. अदर डिस्क्लोज जो फ्री रिजर्व विच आर नॉट केप्ट साइड फॉर मीटिंग एनी स्पेशल लाइबिलिटी. वो रिजर्व्स जिनको हम साइड में नहीं रखते. रिजर्व्स मतलब कुछ फंड जो हम बचा के रखते हैं, जो मतलब कभी भी कुछ भी लॉसेज होते, जो बिन बुलाए अनएक्सपेक्टेड लॉसेज होते हैं, कुछ भी बिन बुलाए घटना घटे, तो उस वक्त वो फंड हमारे काम में आता है. दैट इज़ आवर टायर 1 कैपिटल. तो इसमें कैपिटल रिजर्व्स में भी कौन कौन से थे, सरप्लस जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट. जो कैपिटल एसेट्स होते हैं ना, उनको बेचकर जो सरप्लस हमारे पास होते, कैपिटल एसेट्स मीन्स जो एसेट्स कैपिटल होते हैं जो हमारे बिजनेस में या जो भी हमारे पास यूज़ में होते, दैट इज़ आवर कैपिटल एसेट्स. अब बारी है टायर 2 कैपिटल की. तो टायर 2 कैपिटल में कौन से है, कैपिटल विच इज सेकेंड रेडिली अवेलेबल टू प्रोटेक्ट द अनएक्सपेक्टेड लॉसेज इज कॉल्ड. जो रेडिली अवेलेबल है किसको, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज इज कॉल्ड टायर 2 कैपिटल. टायर 2 कैपिटल कंसिस्ट में कौन कौन से आ गए, जो अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व, जो हमने रिजर्व डिस्क्लोज नहीं किया है, और वो पेड अप कैपिटल पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पेड अप कैपिटल है. रिवोल्यूशन रिजर्व्स एट डिस्काउंट ऑफ 55%. रिवोल्यूशन रिजर्व, तो ये सारे फंड्स उन्हें रखने पड़ते थे अपने पर. हाइब्रिड डेप्थ इक्विटी कैपिटल भी था, सबऑर्डिनेट डेप्थ भी था, जनरल प्रोविजंस एंड लॉस रिजर्व्स भी रहते थे.
तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन द टायर 2 कैपिटल कैन नॉट एक्सिस्ट 50%। जो हमारे टायर 2 कैपिटल में था वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता था। तो ये ही इसमें इम्पोर्टेंट ऑफ टायर 1 कैपिटल का 50% से भी ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब कैन नॉट एक्सिड 50% ऑफ टायर 1 कैपिटल। जो टायर 1 कैपिटल है उसका उससे 50% आगे नहीं हो सकता, उसके 50% के अंदर ही रहना है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल। अब आती है रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट मीन्स क्या है? रिस्क वेटेड एसेट मतलब वो एसेट जिन पे हमें रिस्क है कि हमें वो पैसा कभी मतलब कभी पैसे आने ही नहीं है उन पे, कि हाँ भरोसे नहीं है कि मे और मे नॉट बी कम। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द बैंक। किस पे? जो CAR हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? CAR हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? बैंक के एसेट्स पे। जो बैंक के एसेट्स होते हैं ना उन पे अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेटेड होता है। तो द वैल्यूज ऑफ बैंक एसेट्स आर नॉट टेकन अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू बट अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व। जो हम बैंक एसेट्स के जब हम वैल्यू करते हैं तो वो हम बुक वैल्यू पे नहीं लेते, क्योंकि वो हम लेते हैं रिस्क फैक्टर पे। जो हमारी रिस्क जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर हम उसकी वैल्यू करते हैं। तो सबऑर्डिनेट डेब्ट्स ये सब रहते हैं। इट इज़ नॉट। अब आ गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन पे हमें कभी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दैट इज़ आवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नो प्रॉफिट, तो उसे हम जो कभी काम ही नहीं करते, जिस पे हमें कभी प्रॉफिट ही नहीं मिलता है। तो दीज आर एसेट्स ऑफ बैंक्स विच स्टॉप जनरेटिंग इनकम फॉर द बैंक। जो स्टॉप जनरेट कर देते हैं इनकम, किसके लिए? बैंक के लिए। वो इनकम जनरेट करते ही नहीं है, तो इसलिए उन्हें ये वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। दीज आर नॉट फिजिकल एसेट्स ऑफ बैंक्स बट आर लोन्स एंड एडवांसेस। ये वो हिस्सा है बैंक का जब बैंक लोन्स और कुछ एडवांसेस देती है अपने क्लाइंटों को, तो ये वो हिस्सा है कि ये कभी नहीं आ सकता। एक्सटेंडेड बाय बैंक्स टू इट्स कस्टमर, ये वो बैंक्स के द्वारा जो उनको कि मतलब इस पे शक है कि मे और मे नॉट बी, तो ये सब क्या है? नॉन, मतलब किसी को लोन दे ही दिया और बाद में उस पर अगर बैंक इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा तो उसके लिए तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हुआ ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो लोन्स एंड एडवांसेस बिकम NPA वेन। देखो लोन्स एंड एडवांसेस, जब बैंक लोन और एडवांस देता है किसी भी क्लाइंट को या कस्टमर्स को, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बनता है? सबसे पहले इंटरेस्ट पेमेंट इज ड्यू। अगर इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है वो ड्यू है फॉर मोर देन 90 डेज, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। सेकेंड, एन ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज। मतलब ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट किया है 90 डेज के, तब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाएगा। इन केस ऑफ बिल परचेस्ड और डिस्काउंटेड इट इज़ ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। अगर हमने बिल परचेज किया या उसे डिस्काउंट किया तो वो 90 डेज से ज़्यादा हो गया, तब भी वो ओवरड्यू हो गया, तब भी वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी फैसिलिटेड आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन। जो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी है, जो फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग है फॉर 90 डेज के लिए, तो वो सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन है, तो ये भी NPA होगा। अगर इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड इन विद इन फुल 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर व्हेन द इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज ऑन ए लोन अमाउंट बाय द बैंक, तभी भी वो NPA एसेट ही कहा जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट पेड ही नहीं कर पा रहा, सो इट इज़ नॉन परफॉर्मिंग। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट किसे कहते हैं? वो एसेट्स जो बैंक के लिए इनकम या प्रॉफिट जनरेट नहीं करते और वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है कि वो पैसा जो उन्होंने लोन या एडवांस के तौर पे दिया वो लौट के आएगा या नहीं आएगा। इंटरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, पैसा भी नहीं आता, तो दैट इज़ आवर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेड एसेट्स, ये स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, सब स्टैंडर्ड्स एसेट्स है, डाउटफुल एसेट्स है जो कभी मतलब डाउट है उन पे नहीं आ सकते, लॉस एसेट्स है जो मतलब डूब ही गए, पेमेंट ही नहीं आना उनका। तो एन एसेट इन ए बैंक इज आइदर NPA और नॉन NPA, या तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है या फिर नॉन NPA। तो एसेट क्लासिफिकेशन कैसे होगा? स्टैंडर्ड एसेट होता है, स्टैंडर्ड एसेट्स फिर से टाइमली रिपेमेंट हो गया। जब सब स्टैंडर्ड एसेट्स है तो NPA फॉर 90 डेज अप टू 12 मंथ्स होता है। डाउटफुल एसेट, जो एसेट्स रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर 12 मंथ्स, मतलब 12 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो वो डाउटफुल में आ जाते कि मे और मे नॉट बी कम।
लॉस एसेट्स डूब गए, लॉस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द इंटरनल ऑडिटर RBI इंस्पेक्शन। जब हम जो लॉस हुआ है एसेट्स में, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते कि हाँ इतना लॉस हुआ है, तो दैट इज़ आवर व्हाट, लॉस एसेट्स। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द एसेट्स क्लासिफिकेशन। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। बैंक्स कैन मैनेज देयर NPA इफेक्टिवली एज, किस तरीके से बैंक्स उनको मैनेज करता है। तो बैंक शुड इंस्टॉल ए स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म विच विल हेल्प द बैंक ऑफिशियल आइडेंटिफाई द अर्ली साइंस ऑफ एन एसेट। पहले ही उसको बैंक को क्या करता है, पहले ही खुद को ज़्यादा से ज़्यादा उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए विद स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, कि वो जान सके कि कौन सा जो एसेट है वो परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग है। सो पहला, नेक्स्ट, दे शुड एनालाइज ईच एंड एवरी लोन अकाउंट। उनको पहले ही एनालाइज करना चाहिए कि हर जो लोन अकाउंट जो वो दे रहे, लोन अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू द रीपेमेंट पीरियड, जो रीपेमेंट हुआ, दिया किसी ने, दिया या नहीं दिया, तो अकॉर्डिंग उनको एनालाइज करते रहना चाहिए कि हमने किस किस को लोन दिया और वो कितना हमें रीपेमेंट आ रहा है, और कितना ओवर ड्यू है या कितना ड्यू पड़ा। तो ये सब चीज़ें उनको देखनी चाहिए, तभी हम NPA मैनेजमेंट कर सकते हैं। The IT system should be sound enough so that it generates reliable and quality information। जो IT सिस्टम है बैंक का, उसको सेकेंड हैंड जनरेट करते रहो ताकि वो रियलाइबल और एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन दे। मतलब वो अप टू डेट होना चाहिए कि वो हमें एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे अबाउट द बिजनेस ऑफ आवर बैंकिंग सेक्टर। सो फ्रेंड्स, ये सब इतना वो नहीं है। जो सरफासी एक्ट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरफासी जो एक्ट है, जो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड री एनफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 में ये आया गया था। जो सिक्योरिटी बैंक्स के लिए, जो उनको रिकंस्ट्रक्ट करना, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनके लिए, वो क्या करता था, टू रेगुलेट सिक्योरिटी। ये एक्ट ने क्या लाया, सिक्योरिटाइजेशन लाया, किसके लिए, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए। टू रेगुलेट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इंटरेस्ट कैम इनटू फोर्स इन 2002 में ये लाया गया था। क्यों, रेगुलेट बैंकिंग सेक्टर को। तो इसने प्राइवेट ट्रीटी की, और इसका मेन प्राइमरली एम्ड क्या था, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बढ़ाना, कंडक्टिंग ए पब्लिक ऑक्शंस करना, इन्वेंटिंग टेंडर्स फॉर द पब्लिक लिए टेंडर्स लाना, ऑब्टेनिंग कोटेशन फ्रॉम पार्टीज होप बी इंटरेस्टेड इन बाइंग सच एसेट्स। उन एसेट्स को बाई करते टाइम उनको कोटेशन देना, जो पार्टीज़ के थ्रू पार्टीज़ को कोटेशन देना, तभी तो वो लेते। तो ये सारे क्या थे, सरफासी एक्ट में दिए गए थे। तो ARC, Asset Reconstruction Companies, ARC, the RBI gave license to 14 new ARC recently after the amendment of सरफासी एक्ट। RBI ने क्या किया, 14 न्यू ARC जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, उनको सरफासी एक्ट 2002 में उनको रिसेंटली अमेंडमेंट दी गई। उससे कॉर्पोरेट डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। इसमें और एक था मिशन इंद्रधनुष 2015 में जो लाया गया था। इसका मेन काम क्या था, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द PCBS रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्रेहेंसिव रिफॉर्म एफर्ट अंडरटेकन सिंस बैंकिंग। फ्रेंड्स, ये इतने इसके ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं पूछाते, फिर भी आप PPT यू कैन गो थ्रू द PPT। सो I hope you have understood the NPA and the capital adequacy ratio Tier 1 Tier 2। if कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।